हर बच्चे को स्कूल में टेंस सिखाया जाता है ताकि उसकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाए और वो अच्छे से अंग्रेजी पढ़ सके, लिख सके और बोल सके। तो टेंस को सुनकर ही टेंशन होती है कि कैसे पढ़ें, कैसे समझें और कैसे याद करें कि सब कुछ आसानी से याद हो जाए। तो पहली प्रॉब्लम यही सॉल्व कर देती हूँ कि टेंस को याद करना नहीं है, बस समझना है। आप जैसे ही इसे समझ जाएंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगी। Tense is the form of verb that shows the time. It tells when any action or incident has taken place. टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का अर्थ है समय से। कोई भी कार्य किसी न किसी समय पर होता है या काम होने का कोई न कोई समय होता है। तो काम को बताने के लिए हमें समय को बताना जरूरी है, तभी पता चलता है कि कार्य हो गया, हो रहा है या अभी बाकी है। टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जो कि उसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, जो कि टुडे, आज के बारे में बात करता है, आज के कार्य, घटनाएं आदि के बारे में बात करता है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल इसको हिंदी में कहते हैं। जो घटनाएं, जो कार्य हम लोग कल कर चुके हैं, जो बीत चुका है हमारे साथ, उसके बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल आने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, जो कार्य हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में बताता है, टुमारो के बारे में बताता है। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले पार्ट का नाम है। दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे ही पास्ट टेंस में भी है। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। दूसरा है इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है इसका, तीसरा है पास्ट परफेक्ट और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं ऐसे ही। फर्स्ट है आपका सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुल मिला के हुए आपके 12 टेंस। ठीक है, 3 टेंस के 4 पार्ट मिला के हुए 12 टेंस। 12 टेंस को आपको कोई जल्दी नहीं करनी है। 12 टेंस को कम से कम आपको 12 दिन लगाना है पढ़ने के लिए। एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये बेसिक है। टेंस के बेस पे ही आप स्पीकिंग कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को, आंसर को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहला पार्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। इसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ लेती हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ जितने भी वाक्य लिखे हुए इसको हम पढ़ते हैं। जैसे राजेश ने खाना खा लिया है, रमन डॉक्टर बनना चाहता है, राधा पढ़ाई कर रही है, कल रात से वर्षा हो रही है, वह घर पहुँच चुका है। तो इसमें एक ऐसा शब्द है जो आपको कॉमन दिखेगा, जो सारे सेंटेंसेस में होगा, वो है। तो यही एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पहचान होगी, जिससे हमें वाक्य की पहचान होगी कि वाक्य हमारा वर्तमान काल मीन्स की प्रेजेंट टेंस का है। जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, जिस वाक्य के अंत में है, हो और हूँ शब्द आए, वह वर्तमान काल मीन्स की प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे वाक्यों को पढ़ के ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सारे वाक्य वर्तमान में हो रहे हैं। जैसे राजेश ने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ वाक्य लिखा हुआ है। इसे पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कैसे हम लोग किसी वाक्य को पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या किसी और टेंस का। तो पहला वाक्य है, मैं पत्र लिखता हूँ, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, सूरज पूर्व में उगता है, हरी कठोर परिश्रम करता है, बच्चा रोता है। तो पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि लास्ट में सबके ता है आया है। ता है तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। और अगर ता है ये आता है तो समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट है। ता है, ती है या फिर ते है। ये जब ये शब्द हमारे किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। जब हम लोग ये समझ जाएंगे कि हमारा वाक्य जो है वो किस टेंस का है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार उसमें क्रिया, वर्ब को हम लोग यूज़ करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसमें एक चीज़ और है, इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। लेकिन इसको पहचानने का सिर्फ एक ही
हमारे पास नहीं है कि ता है, ती है, ते है, तो समझ जाइए कि वो इंडेफिनिट टेंस है। इसके साथ साथ इसमें आदतों को बताया जाता है, ऐसी आदतें जो हम प्रतिदिन करते हैं या बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। ये आदतें जिस सेंटेंस में दिखाई जाती हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होती हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसका मतलब कि वो डेली स्कूल जाता है, आगे भी जाएगा। हरी कठोर परिश्रम करता है, यह उसकी आदत में शामिल होता है। साथ ही साथ इसमें जनरल ट्रुथ, जो कि सत्य होती है, जो चीज़ें जो होती रहती हैं हमेशा से, वो भी इसमें दर्शाता है। जैसे कि ये है सूरज पूर्व में उगता है, सूरज पूर्व में उगता है तो सूरज हमेशा पूर्व में उगता है, पहले भी उगता आया है और आगे भी उगेगा। साथ ही बच्चा रोता है, बच्चे की आदत इसमें दिखाया जा रहा है कि बच्चे की आदत होती है कि बच्चा रोता है। लास्ट में इसके ता है आया हुआ है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। साथ ही साथ इसमें जो ट्रुथ होती है, हैबिट्स होती हैं लोगों की, वो भी आती हैं। इससे भी आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का वो पार्ट है। साथ ही एक बात और है कि ऐसा इवेंट, ऐसा चीज़ जो फिक्स टाइम पे स्टार्ट होने वाला है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर इंडेफिनिट टेंस का वो पार्ट होता है, जिसे कि बाद में मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होता है, और साथ ही साथ जो हमारा मेन वर्ब होता है, जो हमारा डूइंग वर्ब होता है, उसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम लोग जब किसी भी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि वो वाक्य किस तरह का है। तो उससे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि जो सेंटेंस होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं, वो 4 तरह के बनते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, जिसको असर्टिव या फिर अफर्मेटिव भी कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, इसमें नॉट और नो टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं, नहीं में हमारा उत्तर जब दिया होता है तो वो नेगेटिव के अंडर में आता है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, जिसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और साथ ही से प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, इस तरह के शब्द हमारे कभी कभी वाक्य के प्रारंभ में और कभी कभी वाक्य के बीच में भी आते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग पॉजिटिव की क्या पहचान है, कैसे इसे पहचानेंगे, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, मेन वर्ब में क्या यूज़ करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा। अब देखिए कि जब हम लोग साधारण वाक्य को बनाएंगे, जैसे ये वाक्य जो है, यहाँ पे जितने भी वाक्य दिए ये साधारण वाक्य हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, या फिर आप इन्हें असर्टिव या अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई भी नॉट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, नहीं वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, या फिर आप इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कोई भी यूज नहीं किया गया है, ना ही इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इससे ये पता चलता है कि ये साधारण वाक्य है, पहला चीज़। दूसरा, आप इसको देखिए कि कैसे इसे, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, वह पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है, वे पत्र लिखते हैं। मैंने ये पार्ट इसलिए सेम रखा है ताकि आपको ये समझा सकूं, जैसे ये पत्र लिखना वाला मैंने इसलिए सेम रखा है ताकि आप इसे अच्छे समय से समझें। इसको ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा किस वर्ब के ग्रुप में आता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब के ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे है मैं के साथ हम लोग आई लगाएंगे। आई के बाद हम लोग लिखता हूँ कि इंग्लिश लिखेंगे, आई राइट लेटर। उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप से, किसी भी सेंटेंस की एंडिंग हम लोग फुल स्टॉप से करेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए कि स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ड कैपिटल से करते हैं और एंडिंग किसी भी चीज़ का फुल स्टॉप से करते हैं, तभी वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट माना जाता है। वह पत्र लिखती है, सी राइट्स लेटर, फुल स्टॉप। राधा एक पत्र लिखती है, आप चाहे तो यहाँ पे भी वह एक पत्र लिखती है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप और लिख देंगे राधा, तो हम लोग राधा की इंग्लिश लिखेंगे, राधा राइट्स अ लेटर, राधा राइट्स अ लेटर। वे पत्र लिखते हैं, दे राइट लेटर। दे राइट लेटर। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सेंटेंसेस में कि पत्र का लिखना जारी है सारे सेंटेंसेस में, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट के चेंज होने से हर जगह पे सब्जेक्ट चेंज है। पत्र लिखता, पत्र लिखती, एक पत्र लिखती, ये सारे एक ही जैसे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया है, जिसकी वजह से मेन वर्ब में सब के चेंज हो गया है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आई लिखा, आई के साथ मैंने लिखा राइट। वह की इंग्लिश मैंने लिखा शी की के साथ जो मैंने मेन वर्ब यूज़ किया वो लिखा राइट्स।
राधा के साथ मैंने राइट्स लिखा, दे के साथ मैंने राइट लिखा। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसके क्या रूल्स हैं, ये हम लोग दिखाते हैं आगे। यहाँ पे मैंने दो ग्रुप बनाया हुआ है सब्जेक्ट का। फर्स्ट में है आई वी यू दे प्लूरल्स एंड सेकंड में है ही शी इट नेम एंड सिंगुलर्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आई और वी है, ये आई है फर्स्ट पर्सन और यू है सेकंड पर्सन, दे है थर्ड पर्सन। यहाँ पे सारे हैं, ये इतने जो ग्रुप आते हैं ये सारे इतने थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन के तीनों सिंगुलर्स हैं, ये प्लूरल है, ये सेकंड पर्सन का ये प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए यूज़ होता है। और ये आई का ये फर्स्ट पर्सन जो है, ये आई है, ये है हमारा सिंगुलर, और वी हम लोग प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मोस्टली आपको प्लूरल्स ही मिलेंगे। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में, मेरे जाइए आप वहाँ पे देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आगे भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो अब देखिए आई वी यू दे प्लूरल्स जो एक ग्रुप में रखे गए हैं, इनके साथ जो हम लोग मेन वर्ब यूज़ करते हैं उसमें हम लोग सिर्फ मेन वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे गो है तो गो ही राइट करेंगे, राइट है तो राइट ही यूज़ करेंगे, सिंग है तो सिंग ही यूज़ करेंगे। लेकिन ही शी इट नेम और सिंगुलर्स अगर हमारे सब्जेक्ट बनते हैं तो इनकी जगह पे मेन वर्ब के साथ हम लोग एस और ई एस दोनों में से कोई भी जैसा वहाँ पे रहेगा, ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो मेन वर्ब के साथ एस या फिर ई एस हम लोग उसमें ऐड करते हैं, तभी हम लोग उस मेन वर्ब हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ पे आती हूँ। देखिए आई के साथ मैंने बताया था कि मेन वर्ब सिंपल सा लिख देते हैं हम लोग, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, तो मैंने सिर्फ राइट लिखा है। शी के साथ मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब के साथ एस और एस या फिर ई एस ऐड करते हैं, तो देखिए मैंने राइट के साथ एस राइट यहाँ पे ऐड किया है। राधा हमारी नेम है, तो नेम के साथ भी हम लोग एस या ई एस ऐड करते हैं। दे हमारे प्लूरल वाले ग्रुप का आता है, आई वी यू दे और प्लूरल्स के ग्रुप का आता है, इस वजह से यहाँ पे मैंने सिर्फ राइट लिखा हुआ है। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। आई वी यू दे और प्लूरल्स एक ग्रुप में आते हैं एंड ही शी इट नेम और सिंगुलर्स एक ग्रुप में आते हैं। ये आपको हर जगह पे हेल्प करेंगे, तो ये अगर आप लर्न कर लेंगे ये दो ग्रुप अलग अलग, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो यही सेंटेंस बनाने का, आप सेंटेंस बिल्ड कैसे करते हैं चलिए बताते हैं, किस तरह से हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, पहले क्या लिखें, पहले उसके बाद क्या लिखें। तो देखिए जो हमारा पॉजिटिव असर्टिव जो सेंटेंस होता है उसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे। ई एस अगर ज़रूरत है तो ऐड करेंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे, इसलिए इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में कर दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अदर। ये मोस्टली बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, तो इसमें हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। जो एस या ई एस हम लोग ऐड करते हैं यही हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। लेकिन इसका नेगेटिव कैसे चेंज करते हैं ये चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब आप यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। पहले बता चुकी हूँ कि नकारात्मक वाक्य वो होता है जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड जैसे नहीं, नॉट, नो इस तरह का वर्ड यूज़ होता है, वहाँ पे हम उसको हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें अब देखिए वह विद्यालय नहीं जाता है, यहाँ नेगेटिव वर्ड हमारा आ गया, हमारा नहीं शब्द हमारा यूज़ हुआ है। उसके बाद है मैं खाना नहीं पकाती हूँ, यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है। अब देखिए कि इसकी इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, मैं खाना नहीं पकाती हूँ, आई डू नॉट कुक फूड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों डज़ यूज़ हुआ, क्यों यहाँ पे क्यों डू यूज़ हुआ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा, यहाँ पे भी हमारा वही ग्रुप जो मैंने आपको बोला था कि आप उसे लर्न कर लीजिए, वही ग्रुप है आई वी यू दे एंड प्लूरल्स। अब प्लूरल मतलब हो गया कि जैसे बॉयज़, कैट्स, डॉग्स, राधा एंड मीरा, यू, ये सारे जो है प्लूरल्स के वर्ड होते हैं। जैसे जो भी हमारा एक से ज़्यादा है वो प्लूरल्स में आता है। ठीक है, जैसे बुक्स, कॉपीज़, डॉग्स, इस तरह से अगर आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट की जगह पे तो वो प्लूरल के अंडर में आता है। ये हो गया। दूसरा है हमारा ही, यहाँ मैंने दो ग्रुप यहाँ पे भी यूज़ हुआ। अब देखिए आई वी यू दे वाला जो ग्रुप है इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू, और प्लस साथ में नेगेटिव वर्ड है तो उसको लिखेंगे हम लोग नॉट। इस ग्रुप के साथ हम लोग लिखेंगे डज और प्लस साथ में लिखेंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव वर्ड के लिए ही डज और डू यूज़ होते हैं। मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए डू और डज यूज़ करेंगे तो नॉट तो साथ में लगाएंगे ही हम लोग। ठीक है, आप इसको देखिए। तो इसीलिए मैंने बोला था इसको लर्न कर लीजिए, अगर हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए आगे कि यहाँ पे मैंने क्यों, अब देखिए ही है, ही के साथ मैंने क्या लगाया, ही कौन से ग्रुप में आता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है इसको बनाने तो आप इसको लिख लीजिए, साथ में कुछ दिन आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ, जैसे आपने देखा सेंटेंस वह है, वह की इंग्लिश होती है ही,
ठीक है। अब ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ पे आप चुपचाप लिख दीजिए ही डज नॉट, ठीक है, क्योंकि नॉट है तभी डज हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं खाना नहीं पकाती हूँ, अब यहाँ पे लिखा मैंने आई के साथ डू क्यों लगाया, क्योंकि आई कौन से ग्रुप में आता है, आई आता है इस ग्रुप में। आई के साथ हम लोग लिखेंगे डू नॉट, ठीक है। तो आई डू नॉट कुक फूड। अब ये हो गया। सेंटेंस बिल्ड कैसे करते हैं, अब देखिए जैसे सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही हमारा डू और डज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नॉट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब, जैसे जाना खाना, जो हमारा एक्शन वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, उसको रूट वर्ड भी बोलते हैं, रूट वर्ब भी बोलते हैं, सॉरी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग अदर यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद और भी जो चीज़ें आती हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। सेंटेंस बिल्डअप जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस सब कुछ आते हुए अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आता है तो लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगा के फिर नॉट लिखते हैं। कभी कभी लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, उसमें मार्क्स कटते हैं आपके। ये 10th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और स्पीकिंग के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। उसके बाद अभी मैं आपको एक और बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। वे तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं, दे डू नॉट हेल्प यू। अब दे के साथ मैंने क्या लगाया, तो दे कौन से ग्रुप में आता है नहीं पता, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखिए आई वी यू दे, यस दे तो आई इस वाले ग्रुप में आता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग डू यूज़ करेंगे, तो दे डू। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर करना, सॉरी सहायता करना। सहायता करना की इंग्लिश क्या होगी, हेल्प। उसके बाद हम लोगों ने मेन वर्ब लिखा हेल्प, उसके बाद हम लोगों ने लिखा तुम्हारी, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो दे डू नॉट हेल्प यू, ओके। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स में। ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कैसे करते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें देखिए, इसमें ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द जो कि जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से, ये हमारा वाक्य में के बीच में भी कभी कभी आता है और कभी कभी वाक्य के शुरुआत में भी आते हैं, और उसके लास्ट में इस टाइप से क्वेश्चन मार्क, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसी के आधार पे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो हमारा पहले आया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो हम जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम लोग नहीं बनाते, उसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रखते हैं। तो आपको पता है कि वे के साथ अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन से ग्रुप का है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग को शुरुआत में रखना है, इसकी इंग्लिश नहीं बनानी है। तो वे लिखा हुआ है, वे मतलब होता है दे। दे कौन से ग्रुप में आता है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप देखिए यहाँ पे आई वी यू दे, दे यहाँ पे है, दे के साथ हम लोग डू यूज़ करते हैं। अभी नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा नहीं है। जब इसमें नॉट यूज़ हुआ होता तो नॉट हम लोग लगाते, अदरवाइज हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ डू लगाएंगे। तो वे के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डू। तो हम लोग इसकी इंग्लिश लिखेंगे डू। अब हम लोग लिखेंगे वे की इंग्लिश, डू दे, डू दे। अब देखिए डू राम एंड श्याम नॉट वर्क हार्ड, हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे राधा विद्यालय क्यों नहीं जाती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्यों शब्द जो हमारा आया है वो बीच में आया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो क्यों का होता है हमारा वाई, वाई। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा राधा, सिंगुलर है, इसके साथ हम लगाएंगे डज, वाई डज। फिर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट राधा, राधा, फिर लगाएंगे हम लोग नॉट, वाई डज राधा। देखिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया है, नॉट लगाया है। तो वाई डज राधा नॉट विद्यालय नहीं जाना। तो सबसे पहले हम लोग नहीं जाना की इंग्लिश लगाएंगे, जाना का होता है गो। अब उसके बाद हम लोग ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क से हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सेंटेंस बिल्डअप देख लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो, अगर स्टार्टिंग में है तो नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा हमारा नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, देन अदर, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए कि किस तरह से
हमारा अगर कभी कभी हमारा आता है एग्ज़ाम में कि नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करो, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करो, या फिर इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करो, नेगेटिव में चेंज करो, तो कैसे चेंज करते हैं देखिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से आपको सेंटेंस दिए होते हैं, बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स करने को। मीन्स कि कभी कभी बोलेगा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए। तो उसके लिए पहले तो हमें क्लू दिया रहता है, क्लू में से हमें चूज़ करना होता है। लेकिन हम क्लू में से चूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए, हमें वर्ब्स का फॉर्म पता होना चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, तभी तो हम क्लू में से चूज़ करेंगे, अदरवाइज हम कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो हमारा सेंटेंस है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो किस टेंस का है। टेंस देख लिया तो फिर देखिए कि टेंस के किस पार्ट का है। मीन्स कि इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अगर वो आपको जब वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए कि सेंटेंस का टाइप क्या है। वो सिंपल सेंटेंस है, मीन्स कि वो अफर्मेटिव में है, वो नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर जो भी हमारा मेन वर्ब होता है, हम लोग उसको मेन वर्ब नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सिर्फ ऐसा इंडेफिनिट में ही ऐसा होता है, पास्ट इंडेफिनिट के प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसा है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग मेन वर्ब को ही चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमने देखा यहाँ पे आई, अब आई के साथ यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया। अगर यहाँ पे क्लू में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तब तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमें उसमें लिखना होगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग कैसे मेन वर्ब यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि ये हमारा ऐसा कब करेगा, ऐसा करेगा आपको पास्ट इंडेफिनिट में, और आपको करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में, ठीक है। तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल का हमारा रूल क्या है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेन वर्ब में SAIS नहीं लिखते, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले और एक लिखा है प्लेज। अब आप इन दोनों में से किस में फिल करेंगे, तो आप ग्रुप देख लीजिए कौन से ग्रुप में क्या भरते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हम लोग SAIS नहीं लिखते हैं, सिर्फ हमारा मेन वर्ब ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी आई प्ले इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट भी यही सेम चीज़ है, मोहन टू स्कूल एवरीडे। अब यहाँ पे लिखा रहेगा अगर गो और गोज, ठीक है। तो गो और या गोज मोहन के साथ क्या होगा, आप रूल देखिए, रूल के अकॉर्डिंग इसमें फिल कर दीजिए। तो मोहन हमारा ही, शी, इट नेम वाले में का है, तो इसमें ES फिल करते हैं, तो हम लोग हो जाएगा मोहन गोज टू स्कूल एवरीडे। नेक्स्ट हो जाएगा व्हेन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा, और कभी कभी देता है कि इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इंडेफिनिट में अगर चेंज करना है तो हमें बस रूल देखना होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग करना होगा। ये है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर मेन वर्ब लिखते हैं। तो आप रूल देखिए, रूल के अकॉर्डिंग वेन है, वेन लिखा। अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या फिल करेंगे, इसमें डज लिखेंगे कि डू लिखेंगे। तो अब यहाँ पे भी हो सकता है इस तरह से क्लू दे। तो अब डू और डज ही के साथ हम लोग डज लिखेंगे, तो हम लोग डज फिल कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट द सन नॉट राइज इन द वेस्ट। अब क्या होगा, द सन, अब सन के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉट है, नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे भी हम लोग डू डज लिखेंगे। तो हो सकता है आपको क्लू दिया रहेगा, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, इस तरह से करेंगे। अब जैसे मैं दिखाती हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फिशरमैन कैच भी दिया है और कैचेस भी दिया है, फिश विद देयर नेट्स। अब देखिए यहाँ पे फिशरमैन है, यहाँ पे गलत सर्कल किया गया है, यहाँ पे होगा कैच फिशरमैन, क्योंकि ये प्लूरल है। फिशरमैन कैच फिश विद देयर नेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सी वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग। अब यहाँ देखिए वॉच है कि वॉचेज होगा, दोनों में से क्या होगा, तो शी के साथ क्या होगा, इस तरह से करके। जैसे आई, अब ये तो दूसरे टेंस का ही है, तो अभी मैं बाद में इसको बताऊंगी। यहाँ तक आप देखिए माई मदर राइट होगा कि राइट्स होगा, ठीक है। तो मदर क्या है, मदर सिंगुलर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया सी। अब यहाँ पे देखिए क्लू दिया हुआ है हमारे सर्कल में कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो हमारा मेन वर्ब दिया हुआ है उसके करेक्ट फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। तो शी है, यहाँ पे साथ में डू डज कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा किसके साथ होता है, सिर्फ डू डज में ऐसा होता है कि हम लोग उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रोज लिखा हुआ है, सी ग्रोज कैबेज इन द गार्डन। किसान मेक्स होगा कि मेक होगा, तो यहाँ पे भी देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया है, तो मेक्स टी फॉर हिज फैमिली। इस तरह से करके से आई लव्स नहीं होगा, यहाँ पे आई लव टू ईट फ्रूट्स होगा, क्योंकि आई और आई, वी, यू, दे प्लूरल्स के साथ SAIS नहीं फिल होता है, तो ये भी गलत है आपका। वी प्लेज लिखा है, ये भी गलत है। अब देखिए अगर लिखा हुआ है क्या वे विद्यालय जाते हैं,
अब जैसे लिखना है कि क्या वे विद्यालय जाते हैं, अगर इसको साधारण वाक्य मीन्स अफर्मेटिव में या फिर नेगेटिव में आपको चेंज करने के लिए बोलता है तो कैसे चेंज करें, क्योंकि ये तो है इंट्रोगेटिव में। अगर एग्जाम में आ जाता है कि इसको चेंज करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर सिर्फ हिंदी लिखा है तो उसकी इंग्लिश बना लीजिए, ठीक है। रूल्स तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, बिना रूल्स लर्न किए कुछ नहीं हो सकता है। रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे और दूसरा वर्ब के फॉर्म लर्न करने पड़ेंगे। वर्ब्स हमारा जो मेन वर्ब है वो लर्न करना पड़ेगा। दो चीज़ अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप कहीं से इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, क्या वे विद्यालय जाते हैं, तो इसका अगर इंग्लिश बना हुआ है तब तो ठीक है, ट्रांसलेट है। तो अगर नहीं ट्रांसलेट है तो पहले तो आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर इसको हमें सिंपल सेंटेंस मीन्स कि साधारण वाक्य में अगर बदलना है तो इसका सिंपल हो जाएगा कि वे विद्यालय जाते हैं, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो वे विद्यालय नहीं जाते हैं, ये हो जाएगा। अगर सिर्फ इंग्लिश आता है और बोलता है कि इसको चेंज करके लिखिए तो क्या करेंगे आप। अगर नेगेटिव है तब तो कोई बात नहीं। हमें नेगेटिव में क्या होता है हमारा कि हेल्पिंग वर्ब हमारा बीच में हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हमारा स्टार्टिंग में कहाँ पे होता है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है और तो उसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिख करके हम लोग डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारा सेम रह जाएगा, दे डू नॉट हो जाएगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ओके। फुल स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। अगर इसको अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं असर्टिव, उस पॉजिटिव अगर इसमें चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा डू भी हट जाएगा, क्योंकि इसका रूल आप जाके देखिए कि क्या है स्टार्टिंग में। अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार रूल को देख देख के करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, दे। अब उसके बाद हमको देखना है कि हमें डू नॉट तो लगाना नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है। हमें गो का फॉर्म चेंज करते हैं हम लोग, लेकिन वही मैंने बताया कि जो हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स वाले ग्रुप है उसमें ई एस हमारा ऐड नहीं होता है। सिंपल सा हमारा मेन वर्ब यूज होगा, दे गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। ये हो जाएगा हमारा असर्टिव जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अगर आपको नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो भी सिंपल सा है, आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कौन सा वर्ड हमें यूज़ करना है, क्वेश्चन वर्ड कौन सा यूज़ करना है हमें नहीं पता, तो सिंपल सा आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में कर दीजिए, सब्जेक्ट को उसके बाद डू दे। अब जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव वर्ड यूज़ ही करिए, तो डू दे गो टू स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना स्कूल। मैंने सिर्फ इसलिए ये एग्जांपल लिया है, इसको यूज़ किया क्योंकि एक से मैं बताऊंगी चेंज करके तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बस यही मेरा है। बाकी आपको प्रैक्टिस करना अगर होगा तो मैं बहुत सारे आपको दे दूंगी ऐसे ट्रांसलेट करने के लिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें